Good morning, students. We are doing JEE Advanced paper which was held on 30 September. तो ये इसका पेपर वन है. पेपर वन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. ये मेरे इस साइड आपके क्वेश्चंस हैं और इस साइड ये सॉल्यूशन है जो आपको मिले हुए हैं. तो हम इन्हीं से समझाएंगे जल्दी जल्दी. तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन में अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड, इसका 4/√3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अंदर इसका आपका ये थीटा एंगल पर आ रहा है और ये बाहर आपका n है 2. तो आप देख सकते हैं बाहर आपका n यहाँ पर 2 है और अंदर आपका n है 4/√3. ओके, तो आपका बाहर n है 2 और अंदर है 4/√3. ठीक, आगे आपका यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आपकी इस सरफेस पे लगी हुई है, इस सरफेस पे बनाई है 2 × sin थीटा इक्वल टू 4/√3 × sin r. ये यहाँ की ये इक्वेशन है. यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई. फिर ये इक्वेशन कहाँ से आती है? आपकी ये इक्वेशन है इस सरफेस पर. यहाँ आपका 90 - r आता है और यहाँ पर आपका इस एंगल के साथ 4/√3 आएगा. ठीक है, तो इसके साथ ये क्योंकि अंदर है इक्वल टू 2 × sin 90. ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री होता है. दिस एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन कुछ भी कहिए, वो है आपका 90 डिग्री. तो इसलिए 2 × sin 90 इक्वल टू sin 90 - r × 4/√3. तो इस तरह से हमारी दो इक्वेशंस आती हैं. आप सॉल्व करेंगे. यहाँ पे cos r आया था √3/2, तो r आ गया आपका 30 डिग्री. r के 30 डिग्री होती है आपका फिर थीटा आ जाएगा. सो इस तरह से आपका इक्वेशन हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये सर्किट बना हुआ है. इस सर्किट में आपके पास क्या है, V ये दिया है एंड आपको सोर्स रेजिस्टेंस दी गई है जो कि नेगलेक्ट करनी है. ठीक है, वोल्टमीटर एमीटर रीडिंग. इस वोल्टमीटर और इस एमीटर की रीडिंग, ये एमीटर जो है ये यहां से आपका नेट करंट जा रहा है. तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है 10 और इसका ये L है, दिस इज C. तो आप है ना पहले XL और XC निकाल लेंगे. XL आता है ओमेगा L. ओमेगा आपको दिया गया है यहाँ पर, ओमेगा है ये हमारा और XL L है ये. तो आपका ये दोनों प्रोडक्ट करके आपका XL आ जाता है. ऐसे ही हम XC निकालते हैं 1/ωc. C की वैल्यू ये है और ओमेगा की वैल्यू 2000 है. तो पुट करने पे आपका XC भी 10 आता है और XL भी आपका 10 आ रहा है. तो आप देख सकते हैं जब दोनों इक्वल होते हैं तो रेजोनेंस होता है. सो वी गेट द मैक्सिमम करंट हियर व्हिच इज V0/Z एंड Z आ रहा है हमारा R. Z इक्वल टू R एंड R है मेरा 6 + 4. 6 यहाँ से और 4 यहाँ से. तो इस तरह से मेरा Z10 आता है क्योंकि आपका XL एंड XC बोथ कैंसिल ईच अदर. सो आई गेट मैक्सिमम करंट इक्वल टू 2. बट यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे एमीटर की रीडिंग पूछी गई है. तो एमीटर आपका IRMS बताता है ना कि I0. तो आपका IRMS आएगा 2/√2 यानी 1.4. एंड आगे आपका ये टोटल वोल्टेज यहाँ पे पूछा गया है. तो टोटल वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप 20 नहीं कह देंगे या फिर 20/√2, वो भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज लॉस हो रहा है. जो वोल्टेज यहाँ से मिला उसमें से कुछ पोर्शन यहाँ पर लॉस हुआ. तो इसलिए यहाँ का वोल्टेज जो है वो 20 या 20/√2 नहीं रहेगा. ये वोल्टेज हमें निकालना पड़ेगा. आपका यहाँ पे I करंट जा रहा है और यहाँ का Z आप देख चुके हैं 10 आ रहा है. सॉरी, Z इतने पोर्शन के लिए आपका 4 आएगा बिकॉज XC एंड XL बोथ कैंसिल ईच अदर. तो ये आपका IRMS × Z है. VRMS इक्वल टू IRMS × Z एंड Z इज 4. XC एंड XL यहाँ भी कैंसिल है आपके. XC एंड XL बोथ कैंसिल ईच अदर. सो हमारा Z इक्वल टू R व्हिच इज 4. ये जो रेजिस्टेंस है ये बाहर है, यहाँ की रेजिस्टेंस को नहीं पूछा जा रहा है. तो इसलिए मेरा यहाँ पे 4 पुट करके ये आंसर आता है. ठीक, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पर थर्ड ये है. तो थर्ड क्वेश्चन में आपको पावर ऑफ लेंस निकालनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है +3 डायोप्टर. आपको याद होना चाहिए लेंस में P = 1/f होता है. तो आपके 1/f आ गया 3 एक बार और एक बार है आपका 1/f = -2. तो ये आपके दो पावर्स हैं और दोनों ही केस में हमारा 1/r1 - 1/r2 ये उस लेंस के शेप पर डिपेंड करता है. तो शेप वही का वही है. चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है उसको जिस लिक्विड में हम पुट कर रहे हैं. चेंज आपका ये म्यू हो रहा है. म्यू इज चेंजिंग. एक बार है 1.25 और एक बार क्या है
एक बार इसे लिक्विड में पुट किया गया है तो यहाँ पर आपका रिलेटिव में आ जाता है, तो ये चेंज हो रहा है। बाकी ये दोनों आपके सेम है तो हम इन्हें कंपेयर करके म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर एक ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1.25 रहेगा यहाँ भी। ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25 और पहले ये एयर में था तो इसलिए 1.25 अपॉन 1 था बेसिकली। जब 3 है मेरा, जब मेरा पावर 3 है तब ये एयर में है तो म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू आउटसाइड या फिर म्यू एयर है ये। और जब ये -2 हो रहा है पावर तब बाहर दूसरा लिक्विड है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो चुका है तो 1.25 अपॉन म्यू आएगा, तो इसके जरिए हमारा आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे पुट करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, आपका ये डिवाइड करके हमारा म्यू आ जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है बट ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आपका यहाँ पर ये है μ1 और μ2, ठीक है। आगे आपका यूनिट वेक्टर, ये आपके जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे उनके यूनिट वेक्टर दे दिए गए हैं। तो आपका यहाँ a i कैप प्लस b j कैप है, तो आप समझिए यहाँ पर i कैप यहाँ लिया गया है और j कैप इस तरफ लिया गया है, बिकॉज हमने माना आपकी लाइट रे इस तरह से आ रही है, इस तरह से। हमेशा हम ये और अपवर्ड ले, राइट एंड अपवर्ड को ही x एंड y ले, जरूरी नहीं है। हम i कैप और j कैप इस तरह भी ले सकते हैं। तो आपका i कैप और j कैप ये है, तो आपका i कैप में है a और b, j कैप में है b, तो हमने उसी हिसाब से a और b से पुट कर दिया है। ये हम किस तरह से पुट करें, इसलिए पुट करें क्योंकि आपका ये एंगल सेम रहेगा, ये जो आपका tan i है वो सेम रहेगा आप अगर इस तरह की वैल्यू पुट करेंगे। और साथ में ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की वजह से हमारा √a² + b² = 1 हो जाता है। √a² + b² = 1 एंड ये जो है ये आपके बेसिकली डायरेक्शन बता रहे हैं। तो ai + bj, इसी तरह ci + dj, तो ये इस तरह से हमारा ये बना हुआ है। और इसके केस में म्यू है 1.8, यहाँ पर है 1.6, तो आपको ये रिलेशन निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक तो इक्वेशन है हमारी कि ये यूनिट वेक्टर्स है, यानी कि a² + b² = 1, c² + d² = 1, एक तो ये इक्वेशन है यूनिट वेक्टर। अगली इक्वेशन आती है जब भी रिफ्लेक्शन है तो स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ हमारा क्या आएगा, μ1 * sin i, यहाँ से आप देख सकते हैं sin i a अपॉन दिस होल इक्वल टू μ2 * sin r, sin r आ रहा है c अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, और ये आपके हाइपोटेन्यूज में जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 हो रहा है, तो यहाँ से हमारा a और c का रेशियो आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी बहुत गलतियां होती हैं, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहला जो पोर्शन है फर्स्ट पार्ट के लिए, आपका जो करंट है, करंट यहाँ से शुरू हो रहा है बिल्कुल जीरो से। सो आई है, यहाँ पे आपको v को लिख दिया, I नहीं लिखा है, तो आपका I क्या आएगा, I विल बी इक्वल टू I0 या I मैक्सिमम sin ω t। आपका करंट इस तरह का है, I = I max, I max क्या है मेरा 400, सो I = 400 sin ω t, क्योंकि यहाँ से ये चालू हो रहा है, ये हमारा साइन का फंक्शन है, तो I मेरा आ गया साइन का फंक्शन। अब अगर मैं वोल्टेज में भी साइन का ही लूं तो मैं ये फाई निकाल सकता हूं, वोल्टेज को भी मैंने साइन का ही फंक्शन लिया, इसीलिए Vm sin ω t + फाई। अभी फर्स्ट पार्ट में हमें फाई निकालना है, तो फाई के लिए हमने क्या पुट किया, t = 0 सेकंड पे जो आपको वोल्टेज की वैल्यू दी गई है वो पुट करिए, तो t = 0 पुट करते ही आपका ये इक्वेशन आता है और यहाँ से फाई = π/6 रेडियन ये आ जाता है। तो आप देख सकते हैं 0 सेकंड पर भी हमारा ये आ रहा है, यहाँ पे आपका फाई पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आते ही आप देख लेंगे कि आपका v आगे है i पीछे है। अगर i मेरा इस तरह से है तो v इस तरह से है, और ये एंगल है आपका फाई यानी π/6। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट और करंट लैग्स वोल्टेज, तो आपका a आ गया। फिर b रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट, सॉरी उससे v max अपॉन r max, उससे आपका z नहीं आएगा, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप इसके लिए क्या देखेंगे, r आता है हमारा z cos phi, तो आपको z दिया गया है कि यहाँ पर z हमारा ये v max अपॉन I max से z आता है, r नहीं आता, v max अपॉन I max करके आपका z आएगा, r नहीं आएगा। तो इन्होंने v max देखा जो कि है 200 यहाँ पर और I max है 400, तो इन्हें डिवाइड करके आपका ये z आया
और z में आपको cos फाई मल्टीप्लाई करना होगा तभी आपका r आएगा। तो इस तरह से आपका r आता है। नेक्स्ट इज x रिएक्टेंस। तो x होता है z sin फाई, ये हमें पता ही है। आपका इस तरह का ट्रायंगल बनता है, ये आपका r है, ये x है, सॉरी, अगर हमारा ये फाई है तो आपका ये x आता है और ये r आता है और ये z आता है। इस तरह का हमारा ट्रायंगल बनता है। तो आपका x इक्वल टू z sin फाई आएगा। तो इसके जरिए आपका x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेटेड आपको याद आना चाहिए Vrms into Irms into cos फाई, या फिर Vmax Imax upon 2 और cos फाई भी आएगा। तो इस तरह से आप पावर निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आपको ये तीनों वैल्यू दे दी गई है, R, L, C और ओमेगा भी दिया गया है। तो जब भी इस तरह का हो तो सबसे पहले तो आप XL, XC निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने XL, XC इसकी वैल्यू अच्छे से लिखनी है। एंड एक्चुअली इस सॉल्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, दिस सॉल्यूशन इज रॉन्ग। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें देखना होगा। सो आई गेट ओके, तो ये 6 क्वेश्चन में आपका ये R, L, C की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम XC, XL एक्सेट्रा निकालेंगे। तो XL है ओमेगा L एंड ये वैल्यू पुट करके XL आता है 700। सिमिलरली XC इज 1 by ओमेगा C। तो वैल्यूज पुट करने पे 1000 एंड XC माइनस XL हमारा आ रहा है इसलिए 300। R आपको 400 क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज R, ये आपको 400 दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपका Z आ जाता है, दोनों का पाइथागोरस लगा के अंडर रूट स्क्वायर करके, तो आपका ये Z आता है इस तरह से 500। वी गेट Z इक्वल टू 500। अगर Z 500 आ गया तो अगला स्टेप क्या होगा, आपको सभी अलग अलग वोल्टेज निकालने हैं। तो अलग अलग वोल्टेज के लिए पहले आपको करंट पता होना चाहिए, बिकॉज सभी सीरीज में है। तो हम करंट निकालेंगे। तो I आता है 30/500 विच इज 3/50। ध्यान दें यहाँ पे आपको वोल्टेज बोला है 30 वोल्ट, यानी कि ये Vrms है। जो I निकाल रहा हूं I भी Irms ही है, और बाद में हमें जो फाइनली वोल्टेज चाहिए वो भी Vrms ही चाहिए। तो इसलिए बार बार RMS नहीं लिखा गया है, ये RMS दिया गया है, ये भी RMS है, Irms। तो I आपका आ गया 3/50। तो इसके बाद आपका V1 क्या है, V1 इज I1 into R के जरिए जो वोल्टेज। तो I1 R आपका आता है 350 into 424। सो V1 is 24। V2 क्या है, I1 या I into XL। तो XL आपका 700 आया था, तो पुट करने पे 42। V3 C के जरिए, तो C से आपका आ रहा है 60 I into XC। आपका V4 क्या है, V4 L और C का कॉम्बिनेशन है। L और C का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना चाहिए, दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोज करते हैं। तो इसलिए ये आपका V4 आ गया 18 एंड V5 क्या है, V5 पूरे के अक्रॉस है, पूरे के अक्रॉस आपका जो बैटरी था वही है विच इज 30 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा आंसर आता है B और D। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में आपके पास एक कंडक्टिंग लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आ रही है और ये v वेलोसिटी से आ रही है, और आपको क्या बोला गया है, करंट का डायरेक्शन पूछा गया है। तो जब ये इसमें एंटर करेगी, व्हेन इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये उसे अपोज करना चाहेगी, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए। अंदर आ रही है तो आपकी अंदर की तरफ वाली इंक्रीज हो रही है, तो ये बाहर करंट देना चाहिए। तो बाहर करंट देने के लिए इस तरह से इसमें करंट आना होगा विच इज एंटी क्लॉकवाइज। सो आपका बी करेक्ट होता है 7 में। फिर एंटरिंग के टाइम एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलरली व्हेन इट इज एग्जिटिंग, जब ये बाहर निकल रही है तो आपकी अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहेगी। अंदर बनाने के लिए क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आते ही आपकी अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सी व्हेन इट इज इनसाइड, तो ये कितना भी चल ले, जब ये चलती रहेगी तो इसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए सी आपका है 0। जब ये अंदर है और इसमें भी चल रही है, आप इसको दो बैटरी की तरह से आप देख सकते हैं। आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि ये आपकी जब अंदर चल रही होगी तो ये इस तरह बन जाएगी, एक ईएमएफ आएगी और एक ही ईएमएफ आएगा। ये दो ईएमएफ आएंगे, दोनों ही BLV होंगे और या B2RV।
और दोनों एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, तो इसलिए नेट करंट 0 जब ये इसके अंदर चल रहा है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में आपके पास ये सर्किट है और आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो आपका t इक्वल टू इंफिनिटी पे जब निकाला गया तो yz के अक्रॉस जब हम निकालेंगे तो yz के अक्रॉस इंफिनिटी पे आपको पहले पता होना चाहिए कि जो L है, L बिहेव्स एज अ नॉर्मल वायर। L को हटा के आप एक नॉर्मल वायर लगा सकते हैं, उससे करंट जा रहा है, वो ओपन सर्किट नहीं है, इट इज लाइक अ नॉर्मल वायर। तो आपका यहां से करंट जा रहा है तो ये नॉर्मल वायर बन गया, तो ये R/2 एंड दिस इज R। सो आप यहां पर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप ध्यान दें, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें किसके अक्रॉस निकालना है, yz। यहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो आप देखिए इस लूप में आपका ये E है, टोटल E है, और यहां पर R/2 है, दिस इज R/2 एंड दिस इज R। तो आपका R/2 है, करंट वही जा रहा है, इससे भी करंट वही आ रहा है R/2 से, और इस R से भी वही जा रहा है करंट। तो यहां पर आपका रेजिस्टेंस कम है तो आपका EMF भी कम आएगा। इसके अक्रॉस आपका आएगा E/3 एंड इसके अक्रॉस आपका आएगा 2E/3। दिस इज एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे आपका यहां से आता है इस तरह से 2E/3। नेक्स्ट t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 को देखा जाएगा तो t इक्वल टू 0 पर आपका ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट, आपको याद रहना चाहिए। t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर से कोई करंट नहीं आ, पहले से ही कोई करंट नहीं आ रहा, तो बाद में भी वो कोई करंट नहीं आने देगा, इसीलिए t इक्वल टू 0 पर ओपन सर्किट, तो अकेला इससे करंट नहीं जाएगा, R जो है R से भी कोई करंट नहीं जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना, ये R और ये R, ऊपर वाले से कोई करंट नहीं आ रहा है। तो आप अब देख सकते हैं XY और YZ दोनों पर आपका E/2 आएगा, तो इसीलिए C करेक्ट होता है और आपका D भी करेक्ट होता है, तो इसका आंसर CD है। सो 8th आंसर इज CD। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में ओके, सो 8th का आंसर है आपका CD। 9th क्वेश्चन में आपके पास फॉर अ कॉन्केव मिरर ये दिया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर, m² वर्सेस v। तो m² वर्सेस v में हम m की वैल्यू जब ये पुट करते हैं, आपने यहाँ पे क्या किया, u को हटाया, आपका u आता है, आपका m होता है -v/u, we have m equal to -v/u and 1/v plus 1/u equal to 1/f। इस इक्वेशन में आपका u हटाया गया और u हटा के आपकी ये इक्वेशन आती है, m² कर दिया गया, तो ये इक्वेशन आती है। आपका यहाँ पर v क्यों रखा गया है, बिकॉज यहाँ पर इक्वेशन में m² वर्सेस v है, इसीलिए u को हटा के v लाया गया। तो आप देख सकते हैं इनिशियली यहाँ पर आपका क्या है, v इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी v इक्वल टू 0 आप पुट कर देंगे तो आपका f/f कट जाता है। सो वी गेट m² इक्वल टू 1, यानी कि b इक्वल टू 1। व्हाट डू वी गेट b इक्वल टू 1। तो आपका ये फर्स्ट ए पार्ट गलत हो जाता है। नेक्स्ट इसी को ही आप डी पार्ट में यूज करेंगे, लेंथ c विल बी हाफ द लेंथ ऑफ a। ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 आता है, आपका फोकल लेंथ 30 आएगा, तो r आपका 60 आता है, तो 60 पर भी आपका मैग्निफिकेशन 1 होता है, तो इसलिए a और b दोनों ही 1 है, और इसीलिए आपका d पार्ट गलत हो जाता है। नेक्स्ट 30, जब आपका 30 हो रहा है v, तब आपका m² इज 0। आप यहां से देख सकते हैं when v equal to f we have m² 0। फोकल लेंथ पे आपका क्या होता है, when we have u equal to f we get v equal to infinity, इसीलिए आपका मैग्निफिकेशन आता है, इसीलिए आपका यहां पर अगर आप v equal to f पुट कर देंगे तो आपको मैग्निफिकेशन 0 आता है, ठीक। सॉरी यहाँ पर ये v दिया गया है, सो यहाँ पर आपका v लिखा जाएगा when v equal to f we have u equal to infinity, so m equal to -v/u, this is equal to -f upon infinity, so m equal to 0। जब मेरा v f के इक्वल होगा तब आपका m 0 आएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 है, इंफिनिटी आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक। तो आपका इस तरह से
जो फोकल लेंथ है वो 30 आता है और इसलिए रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर 60 आ जाता है। तो आपका सी करेक्ट हो गया एंड बी भी आपका करेक्ट है, बिकॉज ये जो 60 है, 60 आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपको समझा दिया गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे m इक्वल टू 1 आता है और यहाँ पर भी m स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। In the 10th question, what do we have? We have thickness. So हमारी शिफ्ट आ जाती है। शिफ्ट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है T times 1 minus 1 by mu. We have shift equal to T times 1 minus 1 by mu. ये होता है हमारा शिफ्ट का फॉर्मूला। तो आपका T है थिकनेस ऑफ द स्लैब which is 4, तो ये आपका 4 आ जाता है 1 minus 1/2, इसका म्यू है 2, तो इसलिए आएगा। तो आपका शिफ्ट हो रहा है 2 सेंटीमीटर। जब आपका शिफ्ट 2 सेंटीमीटर होगा तो पहले था 152 पर, बाद में इसके अलोंग होगा 2, उसके अलोंग होगा ग्लास स्लैब जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है आपका, तो इसलिए 150 बचता है। तो आपका u इक्वल टू -150 एंड वी हैव f इक्वल टू -50, वी हैव f इक्वल टू -50। तो ये पुट करके हमारा v आता है -75, यानी कि ये जो आपकी इमेज है, इमेज यहाँ कहीं बनेगी और ये जो आपका ये जो स्लैब है, स्लैब आपका यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर 100 पर, यानी कि ये जो इमेज आपकी इस तरह की लाइट रेस कुछ आ रही थी, यहाँ से लाइट रेस टेढ़ी होके यहाँ से ऐसे जा रही थी और फिर यहाँ पर इमेज बनाई। जब इमेज बनी तो ये इस तरह से आ रहा है, दोबारा इसका रिफ्लेक्शन होगा। इमेज बनी यहाँ पर रियल, बट अगेन वी विल हैव अ रिफ्लेक्शन। तो अगेन ये जो है ये फाइनल इमेज नहीं है, ये कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वाली इमेज है, तो वो है आपका 75, इसीलिए आपका ए करेक्ट हो जाता है और बी भी करेक्ट है, क्योंकि आपकी इमेज अगेन 2 सेंटीमीटर इस तरफ आएगी, 2 सेंटीमीटर ग्लास स्लैब की तरफ आएगी, तो इसलिए x इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका ए और बी आंसर करेक्ट हो जाती है। ठीक, तो 11th क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपके पास ये फोकल लेंथ दी गई है 15.5 और 15.5 के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 एंड दिस इज द लेंस। तो लेंस के लिए हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत ही सिंपल हमारा लेंस का फॉर्मूला है, तो हम उसे पुट करते हैं। तो आपका फर्स्ट केस में फोकल लेंथ है 15.5 एंड इसको हमने साइन के साथ पुट किया, तो ये प्लस में हमने पुट किया है, इसे प्लस मान लिया, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपका ये आता है 1.5, म्यू आपको दे दिया, वो पुट करा -1 और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। बट सेकंड केस में आपका क्या हो रहा है, सेकंड केस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से फोकल लेंथ चेंज हो रही है, बट ये शेप वही का वही रह रहा है। आपका कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि शेप चेंज किया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज किया गया है, तो इसलिए ये दोनों सेम है। तो इस तरह से हम पुट करके f निकाल सकते हैं। इन 12th क्वेश्चन basically we want this lateral height, basically we want this distance d in 12th question। तो आप ध्यान दीजिए, आपका ये फॉर्मूला आता है, t टाइम्स तो आपका ग्लास स्लैब में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है t टाइम्स sin I माइनस r अपॉन cos r। आपका ये आता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ना। आपको क्या क्या दिया गया है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, I दिया गया है, तो दोनों दिए गए तो आप r निकाल सकते हैं इस तरह से, स्क्वेयर रूल लगा के। तो आपका इस तरह से आपका sin r1 आता है हाफ या r1 इक्वल टू 30 डिग्री, यही r यहाँ पर यूज होगा, तो आपको r मिल गया, I मिल गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो t होता है, t इज द थिकनेस, तो वो थिकनेस आपको नहीं दी गई है। ये जो आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, यह डिस्टेंस है 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है 5। तो इसको हम t इक्वल टू 5 पुट नहीं करेंगे, t इज द थिकनेस। तो थिकनेस के लिए आपको या तो एंगल r1, इस एंगल को आपको दोबारा यूज करना पड़ता है, एंगल r1 को, या हमने सीधे इस तरह से निकाल लिया, ये जो किया गया है। तो आपका इस तरह से ध्यान देने की बात है, t थिकनेस है, वो 5 सेंटीमीटर नहीं है।
नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 13. In question 13 we are having shift. So ये जो हमारा है असलियत में रियल डेप्थ इसकी c थी बट इट्स apparent पोजीशन इज c डैश. सो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो आप देख सकते हैं रिफ्रैक्शन होगा. आपका ये वाटर का दे दिया गया है, एंगल 6 डिग्री दिया गया है. दिस इज i, 6 डिग्री इज द i. तो आपको i आ गया तो आप उसके जरिए एंगल r निकाल सकते हैं जब आपको रिफ्लेक्शन दिया गया है. तो अब यहाँ पर क्या यूज किया गया है आपका, आप या तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं या फिर आप एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं. एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला स्नेल्स लॉ से ही आता है. बस यहाँ पर स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल है तो आप i इक्वल टू 10i ले सकते हैं. तो उसके जरिए आपका ये बीटा इक्वल टू म्यू अल्फा लगाया गया है. यहाँ पर ये बीटा क्या है? बीटा इज दिस एंगल. फाइनल एंगल जो आएगा आपका रिफ्रैक्टिव एंगल. व्हाट इज दिस बीटा? इट इज द रिफ्रैक्टिव एंगल. तो रिफ्रैक्टिव एंगल आपका आता है 8 डिग्री. रिफ्रैक्टिव एंगल अगर आपका 8 डिग्री आ जाएगा तो आपसे बेंडिंग पूछा जा रहा है. एंगल ऑफ बेंडिंग विल बी 8 - 6 व्हिच इज 2. अगर आपका 2 डिग्री आता है तो ये आपका 2 अल्फा आ जाएगा 4 डिग्री. इस तरह से रिफ्रैक्टिव एंगल के लिए आप स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं. बस आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन याद रखिए या फिर आप एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. उससे आपका ये आंसर आ जाएगा. इन द 14th क्वेश्चन हमारी ये इस तरह आ रही है. यहाँ पर ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, TIR हो रहा है, फिर ये इस तरह से गई और बाद में सिंस आपका 60 है तो आपका यहाँ पर भी एंगल वही रहेगा, उसी i पर जाएगी. अगर ये हमारे कुछ और एंगल्स होते तो यहाँ पर ये एंगल आपका r नहीं रहता. अगर ये r था तो वही r यहाँ पर रह रहा है. इवन इफ TIR होता, अगर ये एंगल्स अलग अलग होते तो यहाँ पर आपकी ये दोनों एंगल्स अलग अलग आते और इसमें i और e सेम नहीं होते. बट I and E are same here because ये आपका 60 वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है. तो आपका इस तरह से बनता है. तो आपको टोटल डेविएशन निकालना है. तो आप देख सकते हैं इनिशियली ये इस तरह मूव कर रहा था और ये इधर डेविएट हुआ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज. इनिशियली एंटी क्लॉकवाइज डेविएट हुआ और वो होता है हमारा I - R डेविएशन आया इनिशियली. फाइनली यहाँ पर है ये इस तरह जा रहा था और ये इस तरफ डेविएट हुआ. ये आपका कौन सा हो गया? ये भी आपका सेम डायरेक्शन आ गया. यहाँ पर भी ये इस डायरेक्शन में था, ये भी सेम डायरेक्शन आया था आपका एंटी क्लॉकवाइज. एंड व्हाट इज दिस एंगल? इट इज 180 - 2 थीटा c. नेक्स्ट फाइनली जब ये आ रहा था तो ये इस तरह जाता है एंड अगेन ये इस डायरेक्शन में डेविएट हुआ. तो आप देख सकते हैं सभी केसेस में ये एंटी क्लॉकवाइज डेविएट हो रहा है. सभी केसेस में एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए इसे ऐड कर दिया गया. फाइनली I - R आया और ये हमने पॉजिटिव लिया है बिकॉज I इज ग्रेटर देन R. हर केस में एंटी क्लॉकवाइज I - R इन दोनों केस में डेविएट हो रहा है. तो हम जब इसे ऐड करते हैं तो आपका ये टोटल डेविएशन आता है व्हिच इज गिवन एज 112 डिग्री. ठीक. नेक्स्ट आपका ये इसे हम पुट करेंगे तो आपका आगे फिर ये सॉल्व हो जाएगा. I = 26 डिग्री इस तरह से आएगा. In this question we get r equal to 60 minus theta c. तो ये आपका कहां से आ रहा है? इसके लिए आप ध्यान दे सकते हैं. आप देखिए आपका टोटल डेविएशन आप क्वेश्चन में क्या कह दिया गया 112 डिग्री और आपको i निकालना है. आपको और कुछ भी नहीं दिया गया तो आपको r और थीटा c इनमें एक रिलेशन चाहिए होगा तो ही आपको कुछ आ सकता है. तो वो रिलेशन हमारा यहाँ से बड़ी इजीली आ जाता है. ये एंगल है आपका 90 माइनस r एंड ये एंगल आपका है 90 माइनस थीटा c. तो ये आपका ट्रायंगल आ रहा है एक जगह 60 डिग्री, एक जगह 90 माइनस r और एक जगह 90 माइनस थीटा c. तो यहां से पुट करके आपकी ये इक्वेशन आती है और इसे पुट करेंगे तो आपका i बड़े इजीली आ जाता है. नेक्स्ट इन 15 क्वेश्चन व्हाट आर वी गिवन? 15 क्वेश्चन में आपके पास म्यू है √3 एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल. तो आपका यहां पर डे मिनिमम इज इक्वल टू a ये आपको दिया गया है और म्यू इज √3. तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी तो आपका sin a बन जाता है जिसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया. तो यहां से आपका एंगल a आ जाता है. यदि हमारा एंगल a आ जाएगा तो इसको हम यहां पुट कर देंगे और आपका n इस तरह से आ जाएगा. आपका ये एंगल a आ गया तो आपका n यहां से सिंपली आ जाएगा. इन 16 क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव? हमारा i है 10 और -10.
बाकी जगहों पर ये 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, एक 10 यहाँ पर और है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, IRMS। तो आपको याद रहना चाहिए आपका IRMS आता है, वी हैव IRMS इक्वल टू इंटीग्रल I स्क्वायर dt अपॉन टोटल टाइम t। यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं 0 से कैपिटल T, पूरे टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट करते हैं, तो आपका I स्क्वायर, तो चाहे आपका I 10 हो या -10 हो, I स्क्वायर वही रहेगा। तो पहले ही आपका I 10 कहाँ तक रह रहा है, 0 से t/8 तक, तो हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आपका ये जो इंटीग्रेशन है ये पहले आएगा आपका 0 से t/8, फिर कहाँ पर आएगा, फिर आएगा आपका t/8 से t/2, फिर आपका इंटीग्रेशन आएगा t/2 से 5/8t, नेक्स्ट ये और ये, इस तरह से हम इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जहां जहां पर ये 0 है वहां पर आपका इंटीग्रेशन 0 हो गया। बाकी जगहों पे आप देख सकते हैं I की वैल्यू से 10 है या -10 है, तो I स्क्वायर 100 आएगा आपका। तो हमारा इसीलिए इंटीग्रेशन क्या आता है आपका IRMS आएगा, इसीलिए आपका 100, और टोटल टाइम पीरियड हमारा इस पे कितना लगेगा, यहाँ पर आपका 100 कांस्टेंट है, I स्क्वायर इज 100 एंड विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये टाइम के साथ जहां जहां पे चेंज हो रही थी उस पोर्शन को हमने हटा दिया है, तो बाकी पोर्शन में ये कांस्टेंट वैल्यू है, I की वैल्यू 10 या -10 और I स्क्वायर 100। तो हमारा ये आया था 100 इनटू वो टाइम पीरियड जहां पे हमारी वैल्यू बच रही है, तो टाइम पीरियड t/8, और यहां से आपका जो टाइम पीरियड आएगा ये भी t/8 आएगा, और ये भी हमारा, इसको हमें यूज ही नहीं करना है बिकॉज ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग वाला है, तो इसको हमें यूज ही नहीं करना, ये आपके अगले टाइम पीरियड के लिए है। तो इसलिए आपका IRMS में आ रहा है I स्क्वायर इनटू टाइम पीरियड आपका है t/8 इनटू 2, क्योंकि दो बार आपका t/8 टाइम पीरियड में I स्क्वायर 100 आ रहा है, और नीचे आपका t ही रहेगा। यहाँ पर भले ही आपके वो 0 हो गए हो, बट यहाँ पर 0 नहीं होंगे, यहाँ पर वो t ही आएगा, तो हमारे t से t कैंसिल हो जाता है, और इस तरह से हमें IRMS की वैल्यू मिल जाती है। दिस इज एक्चुअली IRMS स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो आपको रूट करके वैल्यू आ जाएगी। Next 17 question. In 17 question we have length equal to 1 meter, resistance is 10 ohm, ठीक, ओके। तो आपका ये पुल हो रहा है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चेंज हो रही है 1 - 3t, तो हमारा फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, इसके पुल होने से आपका फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स होता है B × A। सो B इज दिस, एंड एरिया मेरा किस स्पीड से बढ़ रहा है, एरिया मेरा 4 से बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली। सो इनिशियली एरिया क्या है, इनिशियली आपका 1 है और ये भी 1 है, दोनों के दोनों आपके 1 है, ये और ये 1 है दोनों, तो आपका इनिशियली एरिया है 1 और बाद में ये 4t के साथ ये इंक्रीज हो रहा है आपका यहाँ पर। सो इन 17 क्वेश्चन वी विल बी डूइंग हियर, तो 17 क्वेश्चन में आपका b दिया गया है 1 - 3t, एंड आपका एरिया 4 के वेलोसिटी से इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया आ जाता है 1 + 4t। तो आपका फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स जो है ये आता है B × A, सो दिस इज इक्वल टू 1 - 3t × 1 + 4t। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1 - 12t² प्लस t, वी गेट इट लाइक दिस। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए EMF, यहां पर आपका EMF आएगा d∅/dt, सो आई गेट EMF इक्वल टू, एंड एक माइनस साइन भी आएगा, तो सो आई गेट EMF इक्वल टू 1 - 24t, इस माइनस साइन से कुछ नहीं होगा, तो आपका EMF आता है 1 - 24t। तो आपका 1 - 24t आते ही हमारा यहां से करंट आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू E/R which is 1 - 24t upon 10। हमारा इस तरह से इसमें करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, तो आपका यहां पर BIL फोर्स लग रहा है, BIL फोर्स लग रहा है, तो आपका वर्क डन होगा, वर्क डन टू मूव द रॉड, सो आई गेट F external इक्वल टू BIL, एंड L मेरा 1 है, L इसकी लेंथ है जो कि मेरी 1 दी गई है, L is this length, so it is given as 1, so I get B × I जो कि मेरा आता है 1 - 3t एंड
1 minus 24t upon 10. This is my external force. इतना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा ताकि ये चले कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो मेरा फोर्स का वर्गमूल क्या होगा या फोर्स की पावर क्या होगी? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम पावर निकाल सकते हैं। तो पावर आपका आता है F into V। सो दिस इज इक्वल टू V है हमारा 4 कांस्टेंट वेलोसिटी। सो आई गेट पावर इक्वल टू 4/10 into 1 minus 3t into 1 minus 24t। ये मेरा पावर है। इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा वर्क के लिए। तो वर्क मेरा क्या आता है? वर्क आता है इंटीग्रल p dt। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा कहां से? 0 से 2 सेकंड तक। एंड व्हेन आई इंटीग्रेटेड आई गेट 56 जूल। So this is how this question is done. Next we have question number 18. In question number 18 we are given LCR series circuit with resistance 100 ohm, AC source 200 का, angular frequency 300, when only the capacitor is moved current and when this, ठीक है, power dissipated, ये हमें निकालना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? R दिया गया है 100 एंड आपका AC सोर्स है VRMS, ये दिया गया है 200, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दे दी 300, आपको ये सभी वैल्यूज दे दी गई है। जब कैपेसिटर रिमूव करेंगे तो आपका क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टर बचेगा, और उस केस में आपका फाई आ रहा है 60 डिग्री। उस केस में हमारा फाई क्या बनेगा? वी विल गेट 10 फाई इक्वल टू 10 60 व्हिच इज इक्वल टू XL अपॉन R। तो यहां से हमारी XL की वैल्यू आ जाती है 100√3। सिमिलरली अगले केस में आपका इंडक्टर रिमूव किया गया तब भी आपका 60 डिग्री ही आया है, तो वहां से आपका XC आ जाएगा। XC इज आल्सो इक्वल टू 100√3 बिकॉज़ यहां पर भी 60 डिग्री ही है। तो आप देख सकते हैं आपके दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं XC एंड XL। सो एवरेज पावर डिसिपेटेड। अब पहली बात तो ये कहां की पूछी गई है? ये आपसे ओरिजिनल केस की पूछी गई है जब तीनों LCR लगे हुए हैं। अगर किसी और केस की पूछी जाती तो वो लिखा जाता अच्छे से, नहीं लिखा गया है तो ये ओरिजिनल केस का पूछा जा रहा है। ओरिजिनल केस में आपका XC और XL सेम हो गया, तो आपका पावर क्या आएगा? पावर आएगा सिंपली IRMS² अपॉन R। बेसिकली Z इक्वल टू R, वी गेट Z इक्वल टू R इन द ओरिजिनल केस। तो हमें वोल्टेज दिया गया है तो मैं इससे पावर निकाल सकता हूं V² अपॉन 100, V² अपॉन R which is 200² अपॉन 100 which is 400 वॉट। तो इस तरह से मेरा 18 का आंसर आता है।